क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह उठकर पेट्रोल पंप जाते हैं या कोई नया स्मार्टफोन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपकी जेब से निकलने वाले पैसों का सीधा कनेक्शन ग्लोबल वॉर और अमेरिकी डॉलर से होता है। साल 2026 में हमारी भारतीय करेंसी यानी कि रुपए के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसने पूरे देश के अर्थशास्त्रियों को चिंता में डाल दिया है। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हर बीतते दिन के साथ रुपया कमजोर होता जा रहा है और अब यह एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन चुका है। आंकड़ों की बात करें तो मई 2026 में इतिहास में पहली बार भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 96 के ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक स्तर को भी पार कर गया है। इंट्राडे ट्रेड में यह 96.14 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसल गया। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक रुपया करीब 6% से ज़्यादा टूट चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब थाई बात और मलेशियन रिंगिट जैसी अन्य एशियाई करेंसी में सुधार देखा जा रहा है तब हमारा रुपया लगातार गर्त में जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की करेंसी इस कदर बिखर गई है? इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा और पहला विलन है कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल और 50% गैस विदेश से इंपोर्ट करता है। हाल ही में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के संकट की वजह से ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं और यह $109 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। जब तेल महंगा होता है तो भारतीय तेल कंपनियों को पेमेंट करने के लिए भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। इस पूरी कहानी का दूसरा बड़ा पहलू है विदेशी निवेशकों का भारत से पलायन, जिसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी FII आउटफ्लो कहते हैं। जब से एशिया में युद्ध के बादल गहरे हुए हैं, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग $23 बिलियन निकाल लिए हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कड़े बयानों और वहां ब्याज दरें ऊंची रहने की संभावनाओं के कारण विदेशी फंड्स भारत जैसी इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित अमेरिकी बॉन्ड्स में शिफ्ट कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी मात्रा में डॉलर देश से बाहर जाता है तो रुपए पर दबाव आना लाजमी है। एक और दिलचस्प और कड़वा सच यह है कि इस समय पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बूम चल रहा है। दुनिया भर के निवेशक उन देशों में पैसा लगा रहे हैं जो AI टेक्नोलॉजी में लीडर हैं, जैसे कि अमेरिका या कुछ अन्य टेक हैवी एशियाई देश। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का एक्सपोजर फिलहाल AI सेक्टर में उतना मजबूत नहीं है, जिसके कारण हम इस ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट वेव को पूरी तरह भुना नहीं पा रहे हैं। इस वजह से भी हमारे देश में नया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI काफी सुस्त पड़ गया है। तेल और सोने के बढ़ते दामों ने भारत के ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटे को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अप्रैल के महीने में ही भारत का व्यापार घाटा $28.38 बिलियन तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब यह है कि हम दुनिया को सामान बेच कम रहे हैं और वहां से महंगे दामों पर सामान खरीद ज़्यादा रहे हैं। जब इंपोर्ट बिल एक्सपोर्ट की कमाई से बहुत बड़ा हो जाता है तो देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि लगातार तीसरे साल भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जोन में जा सकता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए खुद देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने एक बिजनेस समिट में साफ तौर पर कहा
कि इस समय रुपए की गिरावट को रोकना सरकार और आरबीआई के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो ढांचागत बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेड वार और जियोपॉलिटिकल रिस्क, वे इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले। सरकार अच्छी तरह जानती है कि अगर रुपए की इस फ्री फॉल यानी कि लगातार होने वाली गिरावट को तुरंत नहीं संभाला गया तो इसके परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी संकट को भांपते हुए देश की जनता से एक बेहद खास अपील की है। उन्होंने लोगों से अपना कंजप्शन बिहेवियर यानी कि खर्च करने की आदतों को बदलने को कहा है। पीएम ने कोविड के दौर वाले उपायों जैसे कि वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग को दोबारा अपनाने की सलाह दी है ताकि ईंधन की खपत कम हो सके। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से अगले 1 साल तक गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से बचने और सोने की खरीदारी को टालने का आग्रह किया है ताकि देश का कीमती फॉरेक्स रिजर्व बचाया जा सके। सरकार ने रुपए को बचाने के लिए कुछ कड़े कदम भी उठाए हैं। उदाहरण के लिए विदेशी सोने और चांदी के इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को सीधे 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है ताकि लोग बाहर से सोना कम मंगाएं और डॉलर बाहर ना जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सब घरेलू उपायों के बावजूद रुपए की असली दिशा भारत के हाथ में नहीं बल्कि क्रूड ऑयल की कीमतों और वेस्ट एशिया के युद्ध की स्थिति पर निर्भर करती है। जब तक वहां शांति नहीं होगी रुपए पर दबाव बना रहेगा। अब सवाल उठता है कि देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस पर क्या स्टैंड है। आरबीआई के पास इस समय एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद है। आरबीआई लगातार बाजार में हस्तक्षेप करके डॉलर बेच रहा है ताकि रुपए की गिरावट को एक झटके में होने से रोका जा सके। आरबीआई का कहना है कि वे रुपए का कोई फिक्स लेवल तय नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका मकसद सिर्फ मार्केट में आने वाले अत्यधिक उतार चढ़ाव यानी कि वोल्टिलिटी को कंट्रोल करना है ताकि पैनिक की स्थिति ना बने। लेकिन क्या रुपए का इस तरह गिरना हर किसी के लिए बुरी खबर है? सच तो यह है कि इस गिरते रुपए के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग यानी उम्मीद की किरण भी है और वो है भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर। जब रुपया कमजोर होता है तो भारतीय एक्सपोर्ट्स जो विदेशों में सामान बेचकर डॉलर कमाते हैं उन्हें $1 के बदले अब ज्यादा रुपए मिलते हैं। इस स्थिति में भारत की दवा कंपनियां जैसे कि अरविंदो फार्मा और आईटी सेक्टर की कंपनियों को तगड़ा मुनाफा हो रहा है क्योंकि उनकी ज्यादातर कमाई डॉलर में होती है। पर आम जनता के नजरिए से देखें तो नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा है। गिरते रुपए का सबसे पहला और सीधा असर हमारी महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन पर पड़ता है। क्योंकि हम अपनी जरूरत का अधिकांश ईंधन बाहर से मंगाते हैं इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती जाती है। जब मालगाड़ियों और ट्रकों में महंगा डीजल डलेगा तो मंडियों तक आने वाली सब्जियां, दालें, रोजमर्रा का राशन भी महंगा हो जाएगा। यानी रुपया कमजोर होने का सीधा मतलब है कि आम आदमी की थाली और उसकी मासिक बजट दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हैं और विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं या वहां पहले से ही पढ़ रहे हैं तो यह गिरावट आपके माता पिता की जेब पर भारी पड़ने वाली है।
विदेशी यूनिवर्सिटीज़ की फीस और वहाँ रहने का खर्च जो डॉलर में तय होता है, उसे चुकाने के लिए अब आपको ज़्यादा भारतीय रुपए देने होंगे। इसी तरह अगर आपने आने वाले दिनों में किसी इंटरनेशनल वेकेशन या विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रखी है, तो आपका बजट कम से कम 10 से 15% तक बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी इसका सीधा असर दिखेगा। भारत में बनने वाले कई स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और गाड़ियों के क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप्स, डिस्प्ले पैनल विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। जब कंपनियां इन पार्ट्स को महंगे डॉलर में खरीदती हैं, तो वे इसका थोड़ा बोझ ग्राहकों पर डालती हैं। इसका मतलब है कि आने वाले त्योहारों के सीजन में आपकी पसंदीदा गैजेट्स और गाड़ियां उम्मीद से ज़्यादा महंगी मिल सकती हैं, जिससे ऑटो और टेक मार्केट्स में सुस्ती आ सकती है। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें, तो भारत की आज़ादी के समय $1 की कीमत 4 रुपये से भी कम हुआ करती थी, जो आज सफ़र तय करते करते 96 के करीब पहुंच चुकी है। यह गिरावट यह भी दर्शाती है कि ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर का दबदबा किस कदर कायम है। दुनिया के तमाम देश भले ही डी-डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर पर निर्भरता कम करने की बात कर रहे हो, ब्रिक्स बना रहे हो, लेकिन जब भी दुनिया में कोई बड़ा युद्ध या आर्थिक संकट आता है, तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर पर ही भरोसा जताते हैं। भारतीय शेयर बाजार यानी सेंसेक्स और निफ्टी पर भी इस करेंसी क्राइसिस का गहरा असर देखने को मिल रहा है। रुपए के 96 के पार जाते ही शेयर बाजार में भारी बिकवाली का माहौल बन जाता है, जिससे निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स पर इसका सबसे ज़्यादा प्रेशर दिखता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी यानी कि कैश की कमी होने का डर रहता है। निवेशकों के मन में यह खौफ बैठ जाता है कि विदेशी फंड्स भारत से अपना पूरा पैसा निकाल लेंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह संकट में है? एक्सपर्ट्स कहते हैं बिल्कुल नहीं। भारत के जो माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, यानी कि हमारे देश की आंतरिक आर्थिक बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स कलेक्शन यानी कि जीएसटी के जो आंकड़े हैं, वे आज भी दुनिया के कई विकसित देशों से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट अब भी दुनिया में सबसे तेज है। यह जो रुपए में गिरावट है, वह भारत की किसी आंतरिक कमजोरी के कारण नहीं है, बल्कि पूरी तरह बाहरी और वैश्विक परिस्थितियों की वजह से हो रही है। आगे की राह क्या होगी? CR फॉरेक्स और बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स का मानना है कि आने वाले कुछ हफ्ते भारतीय रुपए के लिए बेहद संवेदनशील होने वाले हैं। अगर मिडल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया में चल रहा तनाव कम नहीं होता और कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के ऊपर बनी रहती हैं, तो रुपया आने वाले समय में 97 या 98 के स्तर को भी छू सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका और चीन के बीच चल रही बातचीत से कोई ग्लोबल ट्रेड डील निकलती है, तो बाजार को थोड़ी राहत मिल सकती है। इस पूरे परिदृश्य में देश के हर नागरिक की भी एक जिम्मेदारी बनती है। सरकार की अपील के मुताबिक अगर हम स्वदेशी सामानों का प्राथमिकता दें, डिजिटल टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करके ईंधन की बचत करें और सोने जैसी चीज़ों में पैनिक बाइंग ना करें, तो हम देश के फॉरेक्स रिजर्व को बचाने में अपना थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं। किसी भी देश की करेंसी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती,
वह उस देश की आर्थिक संप्रभुता और साख का प्रतीक होती है जिसे संभालना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। रुपए और डॉलर की इस जंग में जीत किसकी होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि 2026 की यह आर्थिक चुनौती भारत के लिए एक बड़ा सबक है कि हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम करनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकार और आरबीआई मिलकर रुपए को वापस मजबूत कर पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह डीप रिसर्च वीडियो पसंद आई हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।